नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। बसंत पंचमी सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल माघ महीने में मनाया जाता है और इसी दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साल 2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी यानी कि आज मनाया जा रहा है और ऐसे में उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर बधाइयां दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्स पर शेयर करते हुए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी है। त्योहार के एक दिन पहले जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी एक ऐसा उत्सव है जो प्रकृति को सजाता है और जीवन में नई ऊर्जा भरता है और ये दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है और ये त्यौहार हमारी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को बचाने और समाज में ज्ञान, संगीत और कला को बढ़ावा देने का मौका देता है। उन्होंने आगे कहा कि बसंत पंचमी का मौका हर प्रकृति की रक्षा और संरक्षण के लिए भी प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि बसंत पंचमी का ये पावन त्यौहार सभी के जीवन में नया उत्सव, ऊर्जा और खुशियां लाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी या फिर श्री पंचमी के दिन माता सरस्वती का अनावरण होता है और इसीलिए हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि का बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो वहीं अल्मोड़ा में नगर निगम बनाने के बाद से पहली बार मेयर और नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जन सुनवाई जो हुई वो बेहद ही हंगामेदार रही, जिसमें शहरवासियों ने शहर में समस्याओं को लेकर चिंता जाहिर की। लोगों ने सफाई और अतिक्रमण, प्रकाश व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठाए और निगम प्रशासन ने जन समस्याओं को दुरुस्त करने की कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश कर्मचारियों को दिए। नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि नगर निगम पहली बार ये जन सुनवाई की गई है जिसमें लोग जो है अपनी समस्याओं को गंभीरता से लिए हैं और समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कूड़ा निस्तारण के लिए डोर टू डोर कलेक्शन प्रक्रिया लागू की जाएगी। वहीं निगम बनाने के बाद से अभी तक शासन ने समुचित बजट जो है आवंटित नहीं हो पाया है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं निगम की बैठक में आगे के निर्णय के लिए भी बातचीत की गई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा अभी एक हफ्ते पहले मैंने चार्ज लिया है, तो जो यहाँ के नागरिक हैं उन लोगों की कुछ जो समस्या है, जो कैसे हम लोग नगर निगम को सुधार कर सकते हैं, कैसे इसमें सौंदर्यीकरण कर सकते हैं और क्या आम जनता को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर जन सुनवाई रखी थी जिसमें कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो निकल के आई हैं, बहुत सी समस्या निकल के आई हैं, जिसमें कि कुछ जो समस्या है उनका समाधान तो पहले ही जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं उन लोगों ने यहाँ पर रख दिया गया था, क्योंकि इससे पहले 2 बोर्ड मीटिंग हो चुकी थी और उसमें उनके आधे से अधिक जो समस्या है उसमें हल हो गई थी। ये प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके थे, तो उसी के क्रम में अब हम उनके कोटेशन भी जारी कर रहे हैं और साथ के साथ कुछ नई समस्या आई थी जिसमें कि हमको अन्य विभागों से भी संपर्क करना पड़ेगा। जबकि बात है कि अल्मोड़ा नगर निगम जो इतनी पुरानी नगर पालिका भी रही है उसमें अभी तक डोर टू डोर कलेक्शन का कोई भी यहाँ पर प्रोसेस नहीं था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा है कि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि डोर टू डोर कलेक्शन भी हम लोग इसका स्वीकृत करा सकें। और अतिक्रमण को लेकर भी बात उठी है, तो हमारे एक टीम अब इसमें सर्वे करेगी जिसमें कि बजट में भी इसमें देख रही थी क्योंकि इसमें 25-26 में बहुत से हमारे मदे हैं, उसमें बजट नहीं आ रखा, तो उसके हम लोग इसमें अभी बजट मंगा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि क्योंकि बजट मंगाना हम लोग तो सिर्फ एक एस्टिमेट तैयार करके हम लोग ये भेज रहे हैं, तो बजट हम लोग इसमें मंगा रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीजें जो हमको पता लगी हैं अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया है, इसमें फंड नहीं आया है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम फंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा अभी। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों को लेकर अल्मोड़ा में तेंदुए का मूवमेंट शहर के कई मोहल्लों में देखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कई लेपर्ड जो हैं वो कैद हो चुके हैं। आम जनता इन तेंदुओं के दहशत के साए में जी रही है। तेंदुए के मूवमेंट को लेकर वन महकमा पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। वन जीव संघर्ष की रोकथाम के लिए सभी जनपद जो है अलर्ट मोड पर हैं। वन जीव संघर्ष की
घटनाओं को रोकना और उपाय और लोगों को जागरूक करने की पहल की गई है। और इस दौरान वन विभाग के डीएफओ दीपक सिंह ने कहा कि विभाग इस मामले में मॉनिटरिंग लगातार कर रहा है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में बीते 3 महीने में 12 तेंदुए विभाग ने रेस्क्यू किए हैं और वहीं पिछले साल में अल्मोड़ा के शहरी क्षेत्रों में तेंदुए का ग्राफ बढ़ा हुआ है, जिसके बाद से लगातार कई इलाकों में तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा है और जिसको देखते हुए अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को कहा है कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान जो है भारतीय परंपराओं में निहित है और आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। अमित शाह ने ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी साल समारोह को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को समझते हैं और भारत के इतिहास से परिचित हैं, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ दुनिया भर की समस्याओं का समाधान यदि किसी एक जगह है तो वह है भारतीय परंपरा में ही है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी कल्याणकारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह के पंडित श्री राम शर्मा का सरल सूत्र हम बदलेंगे युग बदलेगा राष्ट्रीय परिवर्तन की कुंजी है और गायत्री महामंत्र केवल संस्कृत का एक मंत्र नहीं है बल्कि जाप करने वाले साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला जीवंत मंत्र है। उन्होंने कहा कि पंडित श्री राम शर्मा ने सनातन धर्म में व्यापक विकृतियों को दूर कर आध्यात्मिकता को सामाजिक सरोकार से जोड़ा और समानता, सांस्कृतिक एकता और अखंडता के मूल्यों को सुदृढ़ किया। तो वहीं पार्षद जो है सौरभ पर हुए हमले का गुरुवार को एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। सौरभ राज ने खुद पर हमले की बात स्वीकार की है और यह हमला उन्होंने अपनी पत्नी से विवाद के चलते सहानुभूति हासिल करने के लिए कराया था। इधर किच्छा के विधायक तिलक राज ने बेटे की करतूत पर शर्मिंदगी जताते हुए सभी से माफी मांगी और कहा कि बेटे से उनका अब कोई नाता नहीं है, पुलिस चाहे तो उस पर कोई भी कार्रवाई कर सकती है। रविवार को देर शाम किच्छा विधायक तिलक राज के पार्षद बेटे सौरभ बीजेपी पार्षद पति जो है राधेश वर्षा शर्मा से हुए विवाद मामले में चौकी में होने वाले समझौते वार्ता में शामिल होने के लिए आवास विकास चौकी जा रहे थे और इसी बीच बाइक सवार युवक जो हैं वो सौरभ की स्कूटी को लात मारकर गिरा देते हैं, मारपीट करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। तभी पुलिस पर हमलावरों की गिरफ्तारी करने का दबाव बना हुआ है और किच्छा विधायक ने तो मंगलवार को आक्रोशित सभा करके पुलिस को जल्द गिरफ्तारी का अल्टीमेटम तक दे दिया। पुलिस ने जब आरोपी तक पहुंची तो हर कोई जो मामले का खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला हुआ है। तिलक राज भेड़ जी के पुत्र के ऊपर हमले की एक सूचना आई थी, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जिसको लेके कांग्रेस ने मतलब जितना भी सरकार के खिलाफ हमला बोलना था बोल दिया, जितना भी अनाप शनाप बातें करनी थी उधम सिंह नगर पुलिस मणिकांत मिश्रा जी के बारे में, एसएसपी और भाजपा सरकार के बारे में, उसी को लेकर आज मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो स्वयं आए मीडिया में और उसका जो खुलासा हुआ उन्होंने खुद ही किया है कि मेरे पुत्र पे जो हमला हुआ है वो उसके मित्र ने और उसने सोची समझी साजिश के तहत सरकार को और उधम सिंह नगर पुलिस को बदनाम करने के लिए किया था, अपने ऊपर करवाया था हमला, जिसका परिणाम ये हुआ दूध का दूध पानी का पानी हो गया आज। और इसी विषय में हमने ज्ञापन दिया कि जो जो लोगों ने ये पोस्टें चलाई हैं, गलत सरकार को बदनाम किया, उधम सिंह नगर पुलिस को बदनाम किया है, जो भ्रामक पोस्टें वायरल की हैं अपने उससे, जो कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ पंजाबी महासभा के लोगों ने भी दी है, उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, 1-2 लोग हैं जिनके अंदर राजनीति का कीड़ा है, उन्होंने दिलवाई है उनसे पोस्ट, मैंने पता किया अभी उन लोगों से, तो वो लोग भी अब माफी मांगे। सोशल मीडिया पे जिस तरह से तिलक राज भेड़ा के माफी मांग रहे हैं, माननीय विधायक जी खुद स्वयं से कह रहे हैं अपने पुत्र के बारे में कि वो गलत है और मैं माफी मांगता हूँ इस चीज को लेके, वो भी माफी मांगे और लोग भी जितने हैं डालेंगे, जिन लोगों ने माफी मांगे और उसका जो ज्ञापन दिया गया उसको डिलीट करें उस चीज को और माफीनामा डालें अपना सोशल मीडिया। देखिए मीडिया ने तो ये डाला है कि मीडिया का तो जब वो उन्होंने तहरीर दी है और उन्होंने बोला है तो मीडिया तो डालेगी करेगी इस चीज को, लेकिन जो बेकार के मतलब जो लोग हैं जो इन्हें राजनीति करने का बहुत ज्यादा बेवजह की राजनीति करने का जो शौक है वो इन चीजों को ज्यादा वायरल कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर जो है उधम सिंह नगर से है, जहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत अपर जिला अधिकारी उधम सिंह नगर की अध्यक्षता में विकास खंड खटीमा के न्याय पंचायत में राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, दर्जा मंत्री उत्तम दत्त और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम
पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का जनता के द्वार जाकर समाधान करना है और ये अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के श्रेष्ठ पहल है। आपको बता दें कि शिविर में लगभग 60 समस्याएं पंजीकृत हुई है, जिसमें से 15 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है और लगभग 1500 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। और मीडिया से रूबरू होते हुए अपर जिला अधिकारी उधम सिंह नगर ने बताया कि हमारे द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत आज यहां पर जैन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया है और 60 से ज्यादा यहां पर शिकायतें दर्ज की गई है, जिसमें से 15 के लगभग शिकायतों का तत्काल ही निवारण भी कर दिया गया है। जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में आज खटीमा में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह से लगभग 60 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, इसमें 15 से 20 का मौके पर निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस शिविर में जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही थी उसको भी यहाँ पे शिविर लगाए गए हैं, उसका लाभ दिया जा रहा है। 11 से अधिक अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ मौके पर ही निस्तारित किए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कैंप है, प्रत्येक कैंप में जैसे पशुपालन विभाग में 200 से अधिक लोगों ने उन्होंने दवाएं प्राप्त की हैं। ऐसे ही जो स्वास्थ्य विभाग हैं, हमारे आयुर्वेदिक हैं, हमारे अन्य डिपार्टमेंट्स की जो योजनाएं चल रही है उस पर लोगों ने काफ़ी संख्या में प्रतिभाग किया है, काफ़ी लोगों का आगमन हुआ है। लोगों ने विभाग की योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी प्राप्त की बल्कि ऐसी चीज़ें जो विभाग के द्वारा दी जा रही थी, जैसे श्रम कार्ड हो, महिलाओं के लिए पोषण योजना के तहत जो भी किट बनाई जा रही है तो उसको भी दिया गया है। अभी भी हमारे विभागीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और जितनी भी संख्या में लोग आ रहे हैं उनको विभागीय योजनाओं से लाभान्वित। तो वहीं खटीमा में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया है, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। युवक को आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन युवक की जान नहीं बच सकी। खटीमा अस्पताल में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है, जहां पर घायलों को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता है और एक बार फिर से युवक को नागरिक चिकित्सालय खटीमा के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुशील तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। और इस दौरान डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि युवक को हायर सेंटर सुशील तिवारी से इलाज के बाद एम्स भेजा गया और इस दौरान रास्ते में उसकी जान चली गई, जिसका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। और इस पर दिग्विजय सिंह ने डॉक्टरों की लापरवाही बताते हुए आरोप लगाया कि यदि डॉक्टर ने सही इलाज किया होता तो एक जान बच जाती। तो वहीं युवक के चचेरे भाई रोहित राणा ने डॉक्टरों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सरकार से मांग रखी है कि जो हमारे भाई के साथ हुआ वो अन्य किसी के साथ ना हो। सर, हम सवारपटिया के निवासी हैं और घटना घटी है गोधरिया में, खेमा बीच स्कूल के आसपास, ठीक है। जहाँ घटना घटी यहाँ पर, वहाँ एक बबलू सिंह धामी का घर है और उनके पिताजी से इनका मतलब वो हुआ है एक्सीडेंट। गन्ना का ट्रक या कोई भी ट्रक गाड़ी आ रही थी, इन लड़कों ने क्रॉस किया, उसको सेट लिया, सेट में वो खड़ा होगा, इनको दिखाया कि नहीं दिया, अचानक वो टच हो गई इससे और उसकी झपेट में आके गिर गए। ये लड़के भी गिरे, गाड़ी वाले, और ये भी गिरा, जो भी है बुड्ढा, ठीक है। उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ, एक लड़का और था जो होश में था, तो 2-4 लड़के आए, उसको मारने लगे। क्या हुआ, ये जो मतलब बता रहा था लड़का ना, वो बता रहा था कि यहाँ मान लीजिए वो शांत हो गया। तो कुछ देर बाद एक लड़के ने फ़ोन किया साथ वाले ने कि इतनी देर कहाँ हो करके, तो किसी पहाड़ी ने कोई भी उठाया, उसने उठाया, फिर उसको बताया इसने कि तेरा दोस्त यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, घायल हो गया है, इसको उठा के ले जाओ नहीं तो मर जाएगा। फिर यहाँ से उसके साथ का एक लड़का गया, तो वहाँ से उठा के जो लड़का साथ में था उसको साथ लेके, ये तो अवस्था बेकार, मतलब घायल था। मेरा भाई मैं तो ITI पढ़ता हूँ सर, तो ITI से मुझे मम्मी ने कॉल किया घर से ITI पे कि भाई का वो हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ के पता लगा कि वो आ रहे थे कहीं से और गाड़ी में थे, किसी बुजुर्ग से टकराए और फिर उसको चोट लगी। फिर उसको मतलब जो उसके साथ था उस लड़के ने बताया, घर पे आके उसको लेके आए, अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल से यहाँ हमारे सरकारी अस्पतालों में सर यहाँ कोई वो नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से रेफ़र किया तो हल्द्वानी ले गए। फिर हल्द्वानी ले जाके एक दिन उसको रखा
उनको तसल्ली दी रात भर कि सुबह तुम्हारे लड़के का ऑपरेशन होगा, तुम्हारा लड़का बच जाएगा, बट उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला सर। 2 दिन पूर्व उक्त मरीज को अस्पताल में लाया गया था नागरिक चिकित्सालय खटीमा में। प्राथमिक उपचार के बाद इसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया था सुशीला तिवारी के लिए, जहाँ पे इसके इलाज के बाद इसको आगे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र कर दिया गया था। एम्स ऋषिकेश जाते समय उक्त जो चोटिल था उसकी मृत्यु होगी। इसको वापस ये यहाँ पे लाए हैं अस्पताल में, जिसका पुलिस इन्फॉर्मेशन देके पंचनामा करा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी जाएगी। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली है। सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फ देखने को मिले, जिससे ठंड में इजाफा भी हो गया है और लंबे समय से शुष्क मौसम झेल रहे मसूरी वासियों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। और सुबह के समय आसमान में काले बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ के हल्के फुहारों ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया है। बारिश और ठंड बढ़ने के कारण लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। तापमान में आई गिरावट से ठंड का एहसास जो है वो साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते करीब 3 महीनों से मसूरी और आसपास के क्षेत्र में ना तो बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी, जिससे काफी नुकसान हुआ है और सूखे ठंड के चलते सर्दी जुकाम, त्वचा रोग और सांस संबंधित बीमारियों के मामले भी बढ़ गए हैं। ऐसे में बारिश और संभावित बर्फबारी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। किसानों को काफी उम्मीद थी कि इस बदलाव से फसलों को लाभ पहुंचेगा और जमीन में नमी लौटेगी। वहीं पर्यटक कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में बर्फबारी होती है तो मसूरी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर मसूरी से है, जहां पर सेल्फी का जो शौक है वो जानलेवा बन गया है, जिसके बाद से 250 मीटर गहरी खाई में युवक गिर गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। देहरादून निवासी एक युवक की सेल्फी लेने के दौरान गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और स्थानीय लोगों को 5 घंटों से अधिक का समय लग गया। जानकारी के अनुसार युवक जो स्कूटी से देहरादून वापस लौट रहा था और इसी दौरान उसने मसूरी के एक पहाड़ी मार्ग पर सड़क किनारे स्कूटी खड़ी की और खाई के पास खड़े होकर सेल्फी लेने लगा और इसी दौरान युवक का पैर फिसल गया और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और खाई अत्यंत गहरी और दुर्गम होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को खाई से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर श्री राम मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर पहाड़ों की रानी मसूरी में श्री राम सेवा समिति द्वारा ग्रीन चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पहले भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति के जो लोग थे वो मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में लोगों में श्रद्धा भक्ति देखने को मिली और इसी क्रम में मसूरी के यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 500 सालों के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो आस्था का एक केंद्र है। ऐसे में जो हजारों लोग थे उन्होंने भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। जब श्री राम मंदिर की स्थापना हुई थी हमारा 2024 में, तो स्थापना वर्ष में ही, स्थापना दिवस के दिन से ही हमारा दिल्ली में श्री राम सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर पहला भंडारा किया गया था और उसके बाद प्रत्येक वर्ष हम इस भंडारे को यहाँ पर कराते हैं, जिससे कि हमारे मसूरी में, पूरे देश में सुख समृद्धि, शांति और एकता बनी रहे। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन बोलिए या साधु संतों का या पूरे समाज का यही विजन है कि श्री राम हमारे जो है वो हमारी एकता का सूत्र बने। और वही सूत्र आप आज यहाँ देख रहे होंगे कि पूरी मसूरी के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु अपना प्रसाद ग्रहण करने आए और पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जब से भंडारा खुला है तब से यहाँ जुटे हुए, तो सभी लोग अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। 500 सालों की जो गुलामी थी उससे आज़ादी धार्मिक तौर पर हमें मिली है और उसका जो आज उत्सव हम मना रहे हैं 22 तारीख को, तो राजनीतिक तौर में नहीं लेकिन
धार्मिक तौर पर, और हम चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, सभी लोग भंडारा प्राप्त करें और सभी लोग इस उत्सव को मनाएं। यहाँ पर राम सेवा समिति के द्वारा ये आयोजन हम लोग द्वारा किया गया है। हम चाहते हैं कि प्रसाद सभी ग्रहण करें, सभी लोग क्या खा। ऐसा है कि ये जो आपका प्रश्न है कि बहुत मान्यता हो गई है, मैं ये मानता हूँ पहले से ही थी। वस्तु तो वो एक मूर्तिमान रूप में अब हमारे सामने आया है और अब एक आस्था का एक पूर्ण केंद्र बन गया। केंद्र पहले से था और अब पूर्ण केंद्र आ गया है, जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आध्यात्मिक ले सकते हैं और उस स्वरूप को निहार सकते हैं जो हम आदिकाल से देखते हुए आ रहे हैं अपने मानचित्रों में, पिताजी या दादाजी तो वो आज मूर्तिमंत रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो इसका हम सबको सब श्रेय राम मंदिर की स्थापना उसी टाइम हम लोगों ने ये श्री राम सेवा समिति बनाई। हर साल के 200 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, और अगर शायद मोदी जी ना आते, भाजपा ना आती तो ये आज भी नहीं होना था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी नहीं करने लगा, क्योंकि उन्हीं के सारे बीज बोए हुए थे कुछ समुदाय के कभी करते, अन्यथा उन्हें हिंदुओं की भावना से कोई है ही नहीं, मतलब उनमें चाहते ही नहीं। ज़्यादातर इनका जो है दूसरी जातियाँ जैसे कि सफ़ेद बोलूँ तो मुस्लिम पे ज़्यादातर सकते हैं, और जो अपने हिंदू है जो कि 90% है उनको ये नकारते हैं, इसलिए आज इनका ये हाल है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम नरेंद्र नगर के राजमहल में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और तेल पिरोने की तिथि घोषित की जाएगी। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन यानी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होती है। चार धाम यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिषद में नई नियमावली लागू होगी और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में रील बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। शुक्रवार को नरेंद्र नगर राजमहल में कपाट खुलने के साथ ही तिल पिरोने की तिथि भी घोषित की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु सिंहद्वार से आगे और केदारनाथ धाम में चबूतरे क्षेत्र में मोबाइल और कैमरे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में अगर आप कुल्लू मनाली का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद पर्यटन नगरी मनाली में हिमपात का क्रम जो है वो अब शुरू हो चुका है। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर बर्फ जो है 150 किलोमीटर की सफ़र तय करते हुए अगर आप यहाँ पर मनाली पहुँच रहे हैं तो लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में मनाली पहुँचते ही आपका स्वागत जो है बर्फ से होगा और मनाली के निकटवर्ती पर्यटक स्थानों में भी आपको बर्फ के दीदार कर सकेंगे। मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए ये खुशखबरी है कि मनाली के होटलों में विंटर सीजन में 25 से 30% की छूट भी दी गई है। ऐसे में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर का कहना है कि मनाली में मौसम जो है वो सुहाना हो गया है, हिमपात का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। मनाली में पर्यटकों का स्वागत है। पर्यटकों के होटलों में 25 से 30% की छूट भी दी जा रही है। हिमपात होने से मनाली में चल रहे विंटर कार्निवल की खुशी 2 गुना हो गई है। हालांकि आज आयोजित होने वाले महानटी कल के लिए स्थगित हो गई है। ऐसे में जो पर्यटक हैं वो लगातार बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।